अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आप सबके जाने-पहचाने शकील चौधरी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बड़े दबंग तरीके से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू। सर सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। आईएमएफ का लोन जो है वो हमने हर कंडीशन के ऊपर ओके कर दिया है कि ठीक है बस हमें 7 बिलियन दे दो, फिर भी नहीं मिल रहे। दूसरी तरफ चाइना भी नाराज नजर आ रहा है। केपीके के चीफ मिनिस्टर को चाय पिलाने ले जाया गया, वो भी आपने डेफिनेटली देखा होगा। ये पाकिस्तान की अगर हम बात करें पहले किस तरफ को जा रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी आएगी या एक फेल्ड स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? जी, ये बड़ी डिबेट है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट या फेलिंग स्टेट। क्योंकि फेल्ड स्टेट जो है ना शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड बन जाता है, तो इसलिए लोग थोड़ी सी बचत कर लेते हैं ये कह के कि जी फेलिंग स्टेट। हम्म। लेकिन हमारे जो लक्षण हैं वो बदलने का नाम नहीं ले रहे। हम फेलिंग स्टेट हैं या फेल्ड स्टेट हैं। तो अब ये 7 बिलियन के लिए जो है आपके इल्म में होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी आईएमएफ ने नाक से लकीरें लकीरें निकलवा दी हैं हमारी, जो है ना, इतना ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट है। और अब भी जो है ना 7 बिलियन जो मिल रहा है वो जो एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, उनसे निकलवाया जाएगा। जो ट्रेडर्स हैं वो तो मूड में नहीं है पैसे देने के। हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जो वकील करोड़ों कमाते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा जो है ना वो नहीं कसा जा रहा। तो ले दे के जो रह जाते हैं सरकारी मुलाजमीन और बाकी जो हैं छोटे मोटे जो लोग हैं, उन जो टैक्स नेट में आ गए हैं बस उन्हीं पे जो है ना सारा जोर चलता है। तो बड़ी बातें होती हैं कि जी टैक्स नेट को वसी किया जाएगा, लेकिन वो वसी होने का नाम नहीं ले रहा अनफॉर्चुनेटली। दूसरा आपने जो बात की अमीन गंडापुर साहब की, तो उस पे इमरान खान का स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी वो खामोश हैं, अपनी इस डिसअपीयरेंस पे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। तो भाई फिर आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते? अगर वो कर रहे हैं तो आप क्यों इस उनके उनके इस भरम का जो है वो भांडा फोड़ रहे हैं? वो अगर नहीं बोले तो आप भी चुप कर जाएं। तो बस अजीब ही सूरत हाल है। एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट अन यू नो कोई भी बंदा इस पे फख्र नहीं कर सकता। हम पूरी दुनिया में एक तमाशा बने हुए हैं। सर हम सीखते क्यों नहीं है किसी से? अगर हम भारत को देखें तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आई है। मे बी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे राजनाथ सिंह साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि वो बाकी नेशंस के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका भी ये कहना है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि चाइना के साथ भी उनके टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ट्रुप्स जो है वो पीछे की तरफ चले जाएंगे चाइना के। हम्म। और बाकी दुनिया के साथ भी कहीं पे उनको बुलाया जाता है कि जी आप आइए और आके यूक्रेन और रशिया वॉर जो है उसको बीच में सीज फायर करवाया जाए या कुछ करें। हमारे लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस इस सब कामों में फेल क्यों दिखाई देते हैं? जी, मेरा ख़्याल है सीरियसनेस की कमी है। हम जो हैं बड़के मारने वाली कौम है। हम बड़के ज़्यादा मारते हैं, रिफ्लेक्शन और गौर व ख़ौज़ और संजीदा जो है ना जो है तज्ज़िया हम वो नहीं करते। आपके इल्म में होगा कि राजनाथ जो थे वो पहले होम मिनिस्टर थे। 2016 में ये इस्लामाबाद आए थे और हमारे उस वक़्त के होम मिनिस्टर जो थे, इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार अली ख़ान, ही रियली शैबीली ट्रीटेड हिम। और उसकी वजह से फिर ये अपना दौरा शायद शॉर्ट करके जो है ना जल्दी चले गए थे वापस भी। और उसी साल आपको पता है कि सार्क समिट भी होनी थी इस्लामाबाद में, और ये अक्टूबर की बात है। तो ये एक बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के पास टू मेंड फेंसेस कि भाई इतना सीनियर बंदा आया है, और आपको पता है ये बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2 दफ़ा। तो उनके साथ आप किसी ना किसी तरीके से अच्छा इंप्रेशन अगर बनाते तो हो सकता है कि सार्क समिट भी हो जाती। तो लेकिन हमने वो मौका गंवा दिया और ये भी ख्याल नहीं किया यार वो हमारे मेहमान हैं, उनके साथ हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। तो इंडिया में तो वो कहते हैं ना मेहमान भगवान होता है। तो हमने जो है ज़रा सी भी रिस्पेक्ट उनको नहीं दी। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि उनकी एक स्टेटमेंट आई है जम्मू में, वो एक इलेक्शन रैली से खिताब कर रहे थे। तो वो बड़ी इंकरेजिंग स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में, तो जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड इट स्टॉप सपोर्ट टू टेररिज्म।
या मिलिटेंसी ना। तो जम्मू के एक हल्के में वो बात कर रहे थे और वहाँ से एक मुसलमान कैंडिडेट को फील्ड किया है बीजेपी ने, गालिबन सलीम नाम है उनका। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी कश्मीर की पॉलिसी है क्या? बल्कि एक दफ़ा तो हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर थे, मेजर जनरल हैं रिटायर्ड वो, उन्होंने भी कहा था कि मुझे तो पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी की समझ नहीं आती, टीवी पे कहा उन्होंने। एक रिटायर्ड एम्बेसडर को अगर समझ नहीं है, तो एक आम पाकिस्तानी को क्या समझ होगी कि हमारी कश्मीर पॉलिसी है क्या? और इसी में हमने अपने आप को जो है ना तबाह कर लिया है, बगैर किसी क्लैरिटी के। ये हम नहीं सोचते कि हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं। तो बस ये इसी तरह से है, ना तजुर्बाकारी कह लीजिए, इनकॉम्पिटेंस कह लीजिए। लेकिन सर जिस तरीके से राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि वो बाकी जो कंट्रीज हैं या बाकी नेशंस के साथ आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, साथ ही उनके फॉरेन मिनिस्टर की जिस तरह की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, भारत का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? भारत से हम क्या सीख सकते हैं? जी, मेरा ख़्याल है कि भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है बड़ी कामयाब है और पिछले 20-25 साल में तो ख़ास तौर पे इसलिए कि इकोनॉमिक पावर उनकी बड़ी है और इट इज़ अल्टीमेटली द इकोनॉमिक पावर दैट मैटर्स, और हमें ये बात समझ नहीं आई अब तक भी। तो 60s में 70s में इंडिया का वो वज़न नहीं था जो आज है। और हमारे जो हैं पॉलिसी साज कह लीजिए, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स, फॉरेन सेक्रेटरीज, उनको ये बात समझ नहीं आती। आम पाकिस्तानी को ये बात समझ आ रही है। तो वो अभी तक उसी पुरानी डगर पे जो है ना वो कायम है। वो वो कहते हैं ना, जमी जुम्बद के जुम्बद गुल मोहम्मद ना जुम्बद। वो हरकत नहीं करना चाहते, वो रीथिंक नहीं करना चाहते। शायद 40-45 साल की जो उनकी सर्विस होती है, फिर रिटायरमेंट के बाद भी उनको जॉब्स मिल जाती हैं। वो जो कंडीशनिंग है उनकी, उनसे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। एंड दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। जब तक वो कहते हैं ना कि अच्छी तालीम का मतलब ये होता है कि आपको अनलर्न भी करना पड़ता है। तो वो अनलर्न नहीं करने के लिए तैयार कि भाई ठीक है, हम एक पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, उसने डिलीवर नहीं किया, तो लेट्स थिंक ऑफ अदर वेज। उसके लिए बिल्कुल। वो तैयार नहीं है, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। लेकिन सर सारी दुनिया इस वक्त भारत के इर्द गिर्द घूम रही है, चाहे वो चाइना हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कहता तो है कि जी हम बात करना चाहते हैं, हमने एससीओ की मीटिंग के लिए भी कहा, लेकिन वहां से उन्होंने मना कर दिया या कहा कि जी वो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के दिल में आपको लगता है अभी भी यही डर है कि हमारे यहाँ से फिर वही तमाशे शुरू हो जाएंगे अगर वो लोग आगे, जो जो कि पहले कई बार होते रहे हैं? मेरे ख्याल में यही खौफ है उनको। और हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग कहते हैं जी इंडिया की पॉलिसी बड़ी अग्रेसिव है। भाई कैसे अग्रेसिव है? अगर वो अग्रेसिव होती, हमारे एक दोस्त हैं, वो शायर भी हैं, फ़कीर साईं, उन्होंने एक इस तरह का शेर भी कहा कि यार अगर वो अग्रेसिव होते तो फिर वो बाड़ क्यों लगाते? इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी और कश्मीर में भी। वो तो आप अपने आप को महफूज़ रखना चाहते हैं। अगर उनके अग्रेसिव डिज़ाइन्स हों तो फिर आप बाड़ तो नहीं लगाते ना। जैसे हमें वो पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग में बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में हम पे हमला कर दिया। यू नो, यानी हम अपना कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं देखते कि बुज़दिल दुश्मन जो है वो कभी हमला नहीं करता। तो हमने उनको बुज़दिल भी कहना है और हमलावर भी कहना है, अग्रेसर भी कहना है। अब भुट्टो साहब की भी देख लीजिए ना कैसी रेटरिक थी। वो इंडिया को कहते थे प्रेडेटर नेबर, तो भाई प्रेडेटर कैसे है वो? हमारे एयर मार्शल असगर खान जैसा एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर, उन्होंने कितनी दफा कहा, वो यूट्यूब पे क्लिप्स मौजूद हैं उनके, और हमारे सीनियर जर्नलिस्टों ने उनका इंटरव्यू किया और किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया उनको। मजहर अब्बास साहब ने एक दफा उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी ये जंगें हुई इंडिया ने स्टार्ट नहीं किया, हमने स्टार्ट किया। तो फिर या तो मजहर अब्बास साहब चैलेंज करते हैं उनको कि आप गलत कह रहे हैं, या फिर उनका कोर्ट मार्शल होता कि आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया है, आपने एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है। किसी ने चैलेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इतनी बड़ी बात कोई सिविलियन कह देता तो उसकी तो शामत आ जाती। हम्म। तो हमारा एक इतना एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर ये कह रहा है, इसका मतलब कुछ वजन तो होगा ना उसमें। और आपने अपनी मिलिट जो है एयरफोर्स एकेडमी का नाम उनके नाम पे रखा है। इसका मतलब है कि यू स्टिल कंसिडर हिम एन ऑनरेबल मैन, अ रिस्पेक्टेड मैन। हम्म। वो कह रहा है भाई उसकी बात पे ही गौर कर लो, हमारी बात पे ना गौर करो।
बिल्कुल ऐसा, लेकिन सर अब तो लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है सोशल मीडिया की वजह से, कई यूट्यूब चैनल्स की वजह से। जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई स्कूल कॉलेजेस में, अब तो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे। कई चीजों को लोगों ने करेक्ट किया है। लेकिन इस वक्त जो हाल केपीके में हो रहा है या अफगान बॉर्डर पे चल रहा है, और जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब रिएक्ट कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट घबराई हुई है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही है? नहीं, घबराने की वजह तो मौजूद है ना, कि देखिए उन्होंने ही स्टार्ट किया इस प्रोसेस को, कि पहले उसको नवाज शरीफ को निकाला, उसके बाद इमरान खान को लाए, फिर जब उनको ये लगा कि इमरान खान तो एक लाइबिलिटी बन गया, सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ रहा है, फिर उन्होंने न्यूट्रल होने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने बजाय इसके कि उसको वेलकम करते, और मेरा ख्याल है अगर उस स्टेज पे भी वो वेलकम कर लेते तो हम इस बहरान से बच जाते। वो उनको कहते थैंक यू, जितना आपने मुझे सपोर्ट किया किया, अब ना करें, हम पॉलिटिशियंस अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। दैट वुड हैव बीन अ वंडरफुल कोर्स। हम्म। उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि जी आप तो न्यूट्रल हो ही नहीं सकते, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की, न्यूट्रल तो जानवर होता है। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। एक बंदा जो कहता है जी मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता रहा हूँ, मैं एचिसन में पढ़ता रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, और वो इस तरह के बयान देता रहा, इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि उनको था कि मैं मिलिट्री की सपोर्ट के बगैर इक्तदार में नहीं रह सकता, मैं दोबारा नहीं वापस आ सकता। अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो वो इस चीज को वेलकम करते, कि ठीक है जी, आप जो पॉलिटिकल स्क्वाबल्स हैं, पॉलिटिकल झगड़े हैं, उनसे न्यूट्रल रहें। पूरी दुनिया में फौज जो है सियासी झगड़ों से दूर रहती है। ये अलग उन्होंने एक नया फलसफा दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूंगा। भाई सियासतदानों से क्यों नहीं करते हो? ओ जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं। भाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आप जिसको कहते थे परवेज इलाही, उसको आपने पार्टी का सदर बना दिया। अब छोड़ दो इस लफाजी को, डाकू 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 वाली को, और कोई अकल का कोई अकल के नाखून लो, और सियासतदानों के साथ मिलके एक मुत्तहिदा फ्रंट पेश करो, और मिलिट्री को कहो कि भाई थैंक यू वेरी मच, आप वाकई न्यूट्रल हो जाएं, हम सियासतदान अपनी लड़ाइयां खुद लड़ेंगे। इस तरफ नहीं आते वो कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट के लिए के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, फिर कहते हैं मैं नहीं तैयार हूं, तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी वो किसी एक बंदे को वो बना देते हैं प्रधान, कभी दूसरे को बना देते हैं, तो कभी एक बंदे को पार्टी से निकाल देते हैं, फिर कभी उससे सुलह कर लेते हैं। तो अजीब ही तमाशा है। सर, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के सिटीजन जो किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, या यूरोपियन कंट्रीज, हर जगह से निकाला जा रहा है। और कई जगह से तो ये कहा गया है कि खास तौर पे गल्फ कंट्रीज से, कि पाकिस्तानी भिखारी बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं, सऊदी अरब में भी और जगह भी। मैं कई बार दुबई गई, मुझे तो कभी कोई मिला नहीं इस तरह का पाकिस्तानी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में ये हो रहा है, या ये एक प्रोपेगेंडा के तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है इस बात को? नहीं, ये भिखारियों वाला इशू तो है, और यूएई के अलावा भी है, सऊदी अरब में है, शायद कतर में भी है। तो इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक साहब बता रहे थे कि मजदूरों की, जैसे इस्लामाबाद में बहुत सी जगहों पे आपको मजदूर नजर आते हैं कि उनको आप ले जाएं, आपने कोई बिल्डिंग हम्म। बनानी है, कोई दीवार बनानी है, कुछ करना है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऐसी जगह हैं यूएई में, जहाँ पे मजदूर जो है मजदूरी के इंतजार में बैठे होते हैं, और उनमें से अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की होती है। तो हमने अनफॉर्चुनेटली अपने लोगों को तालीम नहीं दी, इसलिए स्किल्ड जो वर्कर्स हैं हम हमारे पास बहुत कम हैं। और आज भी हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे कि हम स्किल्ड लेबर जो है वो ना सिर्फ बाहर भेजें, बल्कि अपने मुल्क में भी उनको यूज़ करें, उनके टैलेंट से फ़ायदा उठाएं। वो हम नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए एक बगैर प्लानिंग के लोग आते हैं, जब उनको मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, तो वो फिर यूएई का रुख करते हैं। और यूएई ने भी आपको पता है कि वो वीज़े का जो प्रोसेस है वो हम्म। ग्रेजुअली मुश्किल कर दिया है। हम्म। इंडियंस के लिए आसानियां हो रही हैं कि वो 2 हफ्ते के लिए एयरपोर्ट पे आके वीज़ा ले सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो यही पढ़ाया जाता है ना, इंडिया में गुर्बत बहुत है। भाई अगर इतनी गुर्बत है तो फिर इंडियंस को डेस्परेट होना चाहिए ना यूएई आने के लिए। तो फिर यूएई को चाहिए उनके लिए मुश्किल बना दे वीज़ा। तो उनके लिए आसानियां हो रही हैं, इसका मतलब है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं। अगर आपके यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज बेहतर हों तो फिर डेस्परेशन नहीं होगी लोगों के लिए गल्फ जाने की या यूरोप जाने की। और यूरोप तो आपको पता है लोग जाते हैं जान पे खेल के, अपनी जान खतरे में डालकर जो है वो लिबिया जाते हैं, फिर वहां से वो इटली जाने की कोशिश करते हैं, कोई ग्रीस जाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली यूके या फ्रांस जाना चाहते हैं। तो ये तो डेस्परेशन है, और हमने कभी तवज्जो नहीं दी कि हमारी इकानमी जो है उसकी क्या हालत है।
और कितने अरसे से लोग ये वार्निंग देते आ रहे हैं। एयर मार्शल असगर खान मुझे याद है वो कहा करते थे कि हम, मेरा ख्याल है 20% वो कहा करते थे कि 20% डिफेंस बजट अपना कम कर सकते हैं अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को अफेक्ट किए बगैर। लेकिन उनकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज हम जो है उसको सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर साथ साथ खैर उन्होंने खासतौर पे यूएई वगैरह ने तो जो वीजा पॉलिसीज हैं वो उसी तरह कर दी है जैसे यूरोप में थी कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना है, आपने होटल हम्म, रिजर्वेशन भी देनी है, रिटर्न टिकट भी दिखाना है। पहले ये सब कुछ नहीं था, हम्म। सिंपल वीजा आ जाता था ऑनलाइन। तो वैसे ये तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन सर क्राइम भी बढ़ गया, जो क्राइम बढ़े उसमें भी 95% जो है या 50%, सॉरी 95 कह रहे 50% जो है वो पाकिस्तानी ही इन्वॉल्व है। जी, जी। ये जो है मुझे कोई साहब पिछले दिनों बता रहे थे कि यहाँ पे आप किसी जेल में जाएँ, तो ज़्यादातर पाकिस्तानी आपको नज़र आएँगे। दिस इज़ सो अनफॉर्च्यूनेट। तो यूरोप में भी आप देखें अगर, तो मुसलमानों का परसेंटेज जो है, मुसलमानों की जो प्रोपोर्शन है जेलों में, वो ज़्यादा है बाकी रिलिजन के फॉलोअर्स के निस्बत। तो अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट नहीं सिखाई जाती। तो हमें ये सिखाया जाता है कि भई आप चालाकी के साथ जो है ना, अगर जुर्म करें तो नहीं पकड़े जाएँगे। तो वही मेंटालिटी जो है हमारी, वो मुल्क से बाहर भी हमारे साथ रहती है। तो दूसरा जो है यहाँ पे गिला शायद ये भी है कि पाकिस्तानी हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं। मसलन यूएई ने इसराइल के साथ सुलह की, तो ट्विटर पे इधर-उधर सबसे ज़्यादा जो एतराज़ इस पे किया वो पाकिस्तानियों ने किया। और भई आप अपने मुल्क की पॉलिसीज़ को करें ना, कि भई हमारे हम्म। मुल्क को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरा मुल्क अगर कोई कर रहा है, तो लेट देम डू दैट, या उनके सिटिज़न्स उस पे तबसरा करें। तो आप जो है खामखा और तबसरा भी ऐसा करते हैं कि बहुत ही हार्श वर्ड्स में। हम्म। तो इस तरह से इन इन हरकतों की वजह से लोग काफ़ी तंग आ जाते हैं पाकिस्तानियों से, कि ये हर चीज़ में इंटरफेरेंस करते हैं। सर इंतहा पसंदी भी तो बढ़ रही है यहाँ पे, एक्सट्रीमिज्म जो है वो भी उरूज के ऊपर ऑलमोस्ट जा चुकी है, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन साथ साथ उससे भी लोग डरते होंगे कि किस किस किस्म के लोग जो है वो उनकी कंट्री में आ जाएंगे। मगर सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि जनरल फैज हमीद जो है उनको भी अरेस्ट किया गया, कोर्ट मार्शल की भी बातें हो रही हैं। क्या फौज अपने अंदर से जो करप्ट लोग हैं, क्या उन्हें अब सीरियस लगती है आपको उन लोगों को सजा देने में या उनको पकड़ने में? मुश्किल लगता है कि किसी सीनियर जर्नैल को कोई सख्त सज़ा दी जाए। तो हो सकता है इसको मेरा ख्याल लटकाएँगे ही वो, जितना लटका सकते हैं। तो मामले सज़ा को या जनरल फैज को? मतलब जितना लटका दें उस इस मसले को, और फिर हुँ। उसके आखिर में भी जो है अगर 2-4 साल की सज़ा हो जाए, वो फिर 6 महीने बाद हो सकता है माफ़ हो जाए। तो बहुत सख्त एक्शन मेरा नहीं ख्याल कि किसी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के खिलाफ लिया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन सर क्या इस किस्म के लोग जो हैं उनके खिलाफ अब क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज या एस्टेब्लिशमेंट अब तैयार है कि वो अपने इदारों के अंदर से भी सफाई शुरू करें? अभी तक तो सिर्फ़ पॉलिटिशियंस ही पकड़े जाते थे ना। नहीं, वो देखें ना, फिर एक एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना सबके लिए। अब नैब में क्यों जजों को और जर्नैलों को बाहर रखा गया? एक एक पैमाना रखें फिर सबके लिए, एक ही इदारा हो। अब मिलिट्री के लोग कहते हैं जी हमारा अपना मैकेनिज्म है एहतसाब का, इस तरह तो भई हुँ। सिविलियंस के भी अपने मैकेनिज्म्स हैं ना। तो ये तो कोई बात ना हुई। अगर नैब बना है, तो नैब को इतना खर्चा आप देते हैं, इतना बड़ा बजट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है उनकी, तो व्हाई शुड दे नॉट होल्ड जजेस एंड जनरल्स अकाउंटेबल? तो एक फेयर एक चीज़ें तरीके से होनी चाहिए ना। और आपको याद है कि सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने 2017 में सेनेट में एक क्वेश्चन डाला था कि सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, मेजर जनरल और उससे ऊपर के, उनको रिटायरमेंट के वक्त क्या मराहत मिलती हैं, हमें बताया जाए। आज तक उसका जवाब नहीं आया। कैन यू इमेजिन? बिल्कुल। उस हुँ। पे सेनेट के चेयरमैन जो थे उस वक़्त के, वो नाराज़ भी हुए थे। उन्होंने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बंदा आया 2 हफ्ते बाद, जनरली 2 हफ्ते में जवाब आ जाता है। वो बंदा आया और उसने कहा जी हम ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो सेनेट चेयरमैन ने कहा जी ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें इकट्ठी करने वाली कौन-सी बात है? तो भई आप अगर सिविलियंस के ऊपर जो स्टेट खर्च कर रही है, उसको डिस्क्लोज़ करें, जो मिलिट्री पे कर रही है, जो बाकी लोगों पे कर रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं शेयर करते? जब इतना सीरियस क्राइसिस है, तो हर बंदे को बेल्ट टाइटनिंग करनी चाहिए। जहाँ से भी खर्चा बच सकता है, सिविलियन एक्सपेंडिचर हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो, तो वी नीड टू लुक एट ऑल दीज़ एक्सपेंडिचर्स वेरी सीरियसली।
सर हमारे यहाँ किसी भी गवर्नमेंट की मतलब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट गिर जाए तो बड़ी मिठाइयाँ बटती हैं। जी, जी। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने बहुत शोर मचाया, बहुत मुबारकबादी दी। बांग्लादेश की शेख हसीना की गवर्नमेंट गई तो भी पाकिस्तान बड़ा खुश है। हुँ। ये क्या वजह है? हमें बांग्लादेश में शेख हसीना से हमें प्रॉब्लम क्या थी? बस पता नहीं हमें सब पे सबसे प्रॉब्लम रहती है। अब अफ़गानिस्तान पे आप देख लीजिए कि इमरान खान ने क्या कहा था कि ज़ंजीरें, गुलामी की ज़ंजीरें टूट गई हैं। और हमें ये था कि जी ये पिछली जो गवर्नमेंट थी ना, ये तो इंडिया की पिट्ठू थी, अमेरिका की पिट्ठू थी। ये जब ख़त्म होगी तो जनाब दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएँगी। वो तो नहीं हुआ। अब हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, ये अफ़गानिस्तान से हो रही है। और आपको पता है कि जितना प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ किया गया था कि जी इंडिया के, मेरा ख़्याल है 14 से शुरू हुई थी वो गिनती, 14 कौंसल खाने हैं इंडिया के अफ़गानिस्तान में। फिर किसी ने कहा जी 25 हैं, किसी ने कहा 35 हैं। लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ा था एक साहब ने यहाँ तक कहा कि 65 कौंसल खाने हैं। 65 कौंसल खाने मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क में होंगे। और कौंसल खाना को माचिस की डिबिया नहीं होती जिसको आप आसानी से छुपा लें, वो बाकायदा एक एग्रीमेंट के बाद बनाया हुँ। जाता है। और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो आप 5 मिनट में गूगल करें तो आपके सामने आ जाती थी। और हकीकत ये थी कि इंडिया के 4 कौंसल खाने थे अफ़गानिस्तान में। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के भी 4 ही हैं और 4 ही थे। और उन्हीं शहरों में थे, व्हिच इज़ रादर रेयर कि हुँ, अमेरिका में इंडिया के कौंसल खाने हो सकता है मुख्तलिफ शहरों में हों, पाकिस्तान के और शहरों में हों। हुँ। लेकिन अफ़गानिस्तान वो शायद वाहिद मुल्क था कि जिसमें इंडिया के और पाकिस्तान के चारों कौंसल खाने उन्हीं शहरों में थे। इधर जलालाबाद और कंधार था, दूसरी तरफ मज़ार शरीफ और हेरात। लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, आँखें बंद करके ये लिखते थे जी 65 कौंसल खाने हैं जी, 60 कौंसल खाने हैं और वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, सो आई मीन इस तरह की जो आपके पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की वो करेंगे, आंखें बंद करके जो है प्रोपेगेंडा करेंगे, तो आम आदमी से क्या क्या बंदा उम्मीद रखे फिर। तो सर ज़ाहिर है उनको पढ़े लिखे आप कह रहे हैं तो वो पढ़ लेते होंगे ना कि उनको जो चेक्स दिए गए हैं उसके आगे कितने ज़ीरो हैं। तो मेरा कहना है वो जी, ज़ीरो पढ़ के बात करते हैं। कि ज़ीरो जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन दैट्स राइट। बहरहाल सर कुछ क्योंकि इस तरह से कोई पढ़ा लिखा सही दिमाग का इंसान तो इस किस्म की बातें करेगा नहीं। वही करेगा जिसे कोई बेनिफिट हो रहा होगा। वरना तो इतनी बड़ी-बड़ी फेंकेंगे और इनका ख्याल है लोगों को पता नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल सर देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में बात करते हैं, यानी उनका तो खैर नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की इस वक़्त हालत बहुत ख़राब है। अंदर जी, जो आप बिल्कुल। देखें कुछ भी सेट हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एग्जैक्टली exactly। और ये बहुत ही डिप्रेसिंग बात है कि शायद पहले भी मैंने आपको वो शेर सुनाया जॉन एलिया का कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये हालत है हमारी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हमने अपने आप को खुद तबाह किया और उसका इल्ज़ाम हम दूसरों पे लगाते रहे, लेकिन हमने कभी अपनी अपनी खुद की करेक्शन करने की कोशिश नहीं की। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना बहुत। चाह रहे जी, नहीं बिल्कुल, यही तो बात है ना जी कि हमारे जो वो लोग जो हमारी गाइडेंस कर सकते थे, एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका में रहते हैं ज़्यादातर, पाकिस्तान भी आते-जाते हैं। तो मुझे हैरत होती है फेसबुक पे इधर-उधर कमेंट करते हैं ना तो एक एवरेज पाकिस्तानी से ज़्यादा एग्रेसिव कमेंट होता है उनका। तो मैंने कहा हाँ। यार तुम जैसे जो लोग हैं ना, उनके लिए वो तो हमारे लिए मशाल राह होने चाहिए थे जिन्होंने दुनिया देखी है। कि भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है। तो आप भी उसी मिलिटेंसी को, उसी हार्ड लाइन को सपोर्ट करते हो, हैरत होती है। और उनको समझ नहीं आती कि यार इस हार्ड लाइन से पाकिस्तान को नुकसान कितना हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन मैंने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ज़्यादा टफ लाइन लेते हुए देखा है बनिस्बत उनके जो पाकिस्तान में रहते हैं। इनको लगता उसकी है हर शायद चीज़ सही हो रही है। एक वजह शायद उसकी ये है कि वो सफर नहीं करते। हुँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी कर जाए, तो पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो पेट्रोल की लाइनों के लिए 2-2 मील की लाइन लगा के खड़े होंगे, दवाई नहीं मिल रही होगी, लेकिन उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। अगर हाँ, एक बंदा लॉस एंजेलिस में रह रहा है, शिकागो में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, वो बड़े पैट्रियोटिक हैं। इंग्लैंड हाँ। में किसी ने लिखा था कि एक खातून है जी, बड़ी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है। वो कहती है, "मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सिवाय पाकिस्तान में रहने के।"
मुझे भी सर ऐसा ही होता है, कई लोग कहते हैं, बल्कि कई तो मेरे दोस्तों का नाम जो इंडियन फ्रेंड्स उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। लेकिन हुँ, मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं पाकिस्तान में ही रहती हूँ, मुझे पता ही है यहाँ क्या-क्या प्रॉब्लम्स यस, हैं। बहुत एग्ज़ैक्टली। शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन थैंक यू, किया। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर।